सबसे पहले भारत के दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाली खबर, भारत के सुदर्शन चक्र से विश्व का परिचय कराते हैं। सुदर्शन चक्र जो कि देश की आसमानी रक्षा का 100% गारंटी है। सुदर्शन चक्र जो कि हवाई युद्ध में दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल सब पर भारी है। सुदर्शन चक्र जो कि किसी भी युद्ध में भारत की विनाशक तैयारी है। क्या है यह सुदर्शन चक्र जिसकी चर्चा इस्लामाबाद में भी हो रही है और बीजिंग भी इसकी शक्ति जानकर बेचैन है। चीन तो इतना परेशान है कि उसने अभी से भारत के सुदर्शन चक्र के विरोध में प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। कहने लगा है कि परीक्षण में सफल होने के बाद भी यह हथियार युद्ध में कारगर रहेगा, इस पर शक है। चलिए चीन की आशंका भी दूर कर देते हैं और जानते हैं 140 करोड़ भारतीयों का सिर ऊंचा कर देने वाली यह धमाकेदार खबर है क्या। सबसे पहले देखिए इस 25 सेकंड के वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में एक ही समय में 4 अलग अलग घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ऊपर दाईं तरफ आपको उच्च गति वाले मानव रहित हवाई वाहन जिन्हें यूएवी कहते हैं, उसने उड़ान भरी है। वहीं ऊपर बाईं तरफ आपको एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन उड़ता दिखाई देगा। अब इन्हें नष्ट कैसे किया गया है आप ये नीचे के दोनों विंडोज में देख सकते हैं। यहां पर इसके लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM मिसाइल और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एक ही समय पर एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। इस वीडियो की खास बात समझने के लिए आपको 15 अगस्त को लाल किले पर पीएम मोदी का किया यह ऐलान सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दुश्मनों के हवाई चालों को ध्वस्त करने के लिए देश सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च करेगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। पीएम मोदी ने लाल किले से जिस सुदर्शन चक्र का ऐलान किया, ओडिशा के तट पर इसी सुदर्शन चक्र सिस्टम से जुड़ा पहला और सफल ट्रायल किया गया। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहली उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब यह एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली जो है क्या है, यह आसान भाषा में समझते हैं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इसे कहते हैं। यानी कि जब कई तरफ से कई अलग अलग हथियारों से हवाई हमले हो रहे हो तो उन्हें नाकाम करने के लिए कोई एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हो और एक ही समय पर वो सभी हमले नष्ट कर दे। इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने पहली बार में 2 यूएवी और 1 मल्टीकॉप्टर ड्रोन को हवा में मार गिराकर यह सफलता अर्जित कर ली। बात जहां तक इसके पावर की है तो इसकी रेंज में दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स भी होंगे। 300 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सारे खतरे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से निपटाए जाएंगे। अब आपको IADWS की शक्तियों के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देते हैं। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसे बनाने में भारत ने किसी भी देश की तकनीक की मदद नहीं ली है। यह सिस्टम पूरी तरह से मोबाइल है, यानी कि चलते फिरते भी हमला कर सकती है। इससे क्या होता है कि इसको टारगेट नहीं किया जा सकता, ये मूवमेंट में रहती है। इसमें 2 रेडार लगे, पहला एक्टिव एरे बैटरी सर्वेलेंस रेडार और दूसरा एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शनल रेडार, जो कि 360 डिग्री पर घूमते हुए हवाई खतरे को ट्रेस और ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम 3 मुख्य हथियारों से लैस है। पहला है QRSAM, ये छोटी दूरी की मिसाइल है जो तेजी से प्रतिक्रिया देती है। इसका मुख्य काम सेना को दुश्मनों के हवाई हमलों से बचाना है।
दूसरा हथियार है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक चौथी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। सैनिक इसे आसानी से कंधे पर ले जा सकते हैं। अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे खतरों को नेस्तनाबूद कर सकता है। तीसरा और सबसे घातक हथियार है DEW, यानी कि हथियार हाई पावर का लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन। भारत का पहला लेजर हथियार जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे खतरे को लेजर बीम से नष्ट कर सकता है। इन तीनों ही हथियारों का संचालन एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होता है, जिसे भी DRDO ने ही विकसित किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए DRDO को बधाई भी दी। इस लेजर हथियार का पहली बार सफल टेस्ट अप्रैल के महीने में हुआ था। DRDO ने उस समय इसके जमीन आधारित संस्करण का कामयाब परीक्षण किया था। तब भारत के लेजर वेपन ने एक ड्रोन को नष्ट किया था। उस टेस्ट का वीडियो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए। इस हथियार के सफल परीक्षण के कारण ही भारत लेजर वेपन क्लब में शामिल हो गया है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल और चीन ने हासिल की है। चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि यह तकनीक भारत के लिए एक एक्स फैक्टर है। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में लिखा है चीन ने, भारत के इस लेजर वेपन की शक्ति पर सवाल उठाते हुए, भारत के इस कम दूरी के सिस्टम में लेजर हथियार का इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहले से तय किए गए माहौल में इस तरह का टेस्ट करना आसान होता है, लेकिन युद्ध के माहौल में बिल्कुल अलग होता है। और युद्ध में इस हथियार का ऑपरेशनल क्षमता का सिद्ध होना अभी बाकी। चीन के इस बयान का वैसे क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो भारत के लेजर वेपन क्लब में शामिल होने से जल भुन गया है? चीन के इस कुतर्क पर भी सवाल किया जा सकता है कि चीन के लेजर वेपन कौन से युद्ध में काबिलियत साबित कर चुके हैं। इसी तरह से चीन के 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी दिखावटी लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। चीन का सच से सामना कुछ महीने पहले ही हुआ है, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में तैनात चीन के कई एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया था, वो भी उन हथियारों से जिनका इस्तेमाल भारत ने युद्ध में पहले कभी नहीं किया था। वेपन रेडी हमारे पास हमेशा रहते हैं, लेकिन वॉर रेडी वेपन हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी। असल में चीन की दिक्कत यह है कि उसने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में वर्चस्व बनाए रखने के लिए एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल की नीति को अपना रखा है। मतलब यहां वो किसी की भी एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनौती देने के लिए उसने नेवी के जरिए दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर का जाल बिछा रखा है। लेकिन चीन के ये सारे हवाई हथियार अब सुदर्शन चक्र से जुड़े लेजर हथियार के निशाने पर होंगे। भारत चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल वाली नीति को महासागर में करारी चोट दे सकता है। चीन इसीलिए ज्यादा बेचैन है। अब सुनते हैं भारत के सुदर्शन चक्र के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, वो लेजर वेपन क्लब में भारत के शामिल होने पर क्या कुछ कह रहे हैं। कि भारत में बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी मिसाइल डिफेंस, एंटी ड्रोन हमारे DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिंदूर में दिखा दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बालासोर में एक दिन पहले एक इंडियन डिफेंस सिस्टम जो आकाश तीर से भी आगे है, उसका पहला टेस्ट हुआ था। इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम अमेरिका के पास थर्ड है, थिएटर डिफेंस, और कहते हैं अब ईरान भी बना रहा है। तो ये होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे पास आकाश तीर है, वो आयरन डोम के जैसे उससे भी अच्छा कारोबार करता है। इस सब के बीच में सना पर संकट है, तो उधर अलास्का समिट के बाद रूस यूक्रेन मोर्चे पर बारूदी वर्षा और तेज हो गई है। यह युद्ध उस विध्वंसक मोड़ पर है जिसके आगे दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की आशंका दिख रही है। तेल और गैस के ठिकानों को जलाने के बाद अब यह लड़ाई न्यूक्लियर ठिकाने तक पहुंच गई है। यूक्रेन के ताजा हमलों ने इस जंग को परमाणु मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब रूस के न्यूक्लियर प्लांट टारगेट किए जा रहे हैं। परमाणु अड्डे पर विध्वंसक हमले से हड़कंप मचा हुआ है।
जेलेंस्की की फौज ने पहले कुर्स्क और फिर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। पहली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर साइट की है। यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया है। अटैक इतना जबरदस्त था कि न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गई। पूरे आसमान में काला धुआं छा गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुर्स्क में ही रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर भीषण बमबारी की गई है। वहां कुछ भी हो सकता है। हमला होते ही न्यूक्लियर प्लांट के सायरन बज उठे और अलर्ट घोषित कर दिया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि कुर्स्क के बाद ज़ैपोरिज्जिया परमाणु प्लांट पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यह हमले तब हुए हैं जब यूक्रेन अपना 34वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। सवाल है कि शांति के प्रयासों के बीच विध्वंसक हमले क्यों हो रहे हैं? क्या अब तक हुए अटैक सिर्फ ट्रेलर हैं और आगे चलकर ज़ेलेंस्की मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? खतरा इसलिए गंभीर है क्योंकि अब परमाणु प्लांट टारगेट किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला फ्लेमिंगो मिसाइल तैयार हो चुका है। पुतिन किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है वो कीव से इसका बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से अब बड़े परमाणु हादसे की आशंका है। ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि कुर्स्क के साथ ज़ैपोरिज्जिया प्लांट को भी टारगेट किया गया है। कुर्स्क के परमाणु प्लांट ट्रांसफार्मर से ड्रोन टकराने के बाद भीषण आग लग गई है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से रूस में रेडिएशन फैलने की आशंका है। आईएईए ने कहा है कि ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा खतरे में है। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट मार्च 2022 से रूस की सेना के कब्जे में है। चिंताजनक बात यह है कि अगर वहां पर कुछ हुआ तो वो चेरनोबिल से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु तबाही का बड़ा खतरा है। न ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है, न पुतिन। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ट्रंप के दखल पर भी अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। यूक्रेन आक्रामक हो रहा है तो रूस भी बदला लेने को बेताब दिख रहा है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक शांति वार्ता के प्रयासों के बीच रूस एडवांस न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। रूस अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। जल, जमीन और आसमान में रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट मोड में है। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोस्टोम ने कहा है कि न्यूक्लियर शील्ड संप्रभुता की गारंटी है। रूस के पास 5600 न्यूक्लियर वेपन का भंडार है। सोचिए। हालांकि रूस की परमाणु तैयारियों से अलग ज़ेलेंस्की ने चौंकाने वाला दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर हमले के लिए अमेरिका से इजाजत की जरूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस से यूक्रेन की जंग जारी रहेगी और कोई समझौता नहीं होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन जंग यूरोपीय संघ भड़का रहा है। लैवरोव के मुताबिक यूरोप ट्रंप की कूटनीति नाकाम करने में लगा है और यूरोपीय संघ नहीं चाहता है कि यूक्रेन में शांति हो। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अलास्का समिट के बाद हमले तेज हुए हैं। पुतिन ट्रंप की बैठक के बाद रूस पर 40% हमले बढ़े हैं। रूस पर यूक्रेन हर दिन 400 से ज्यादा हमले कर रहा है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही कवायद की। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई। शिवराज सिंह चौहान लगभग 2 वर्ष बाद मोहन भागवत से मिले। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। बंद दरवाजे में उनकी ये बैठक हुई और फिर वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम के लिए भोपाल रवाना हो गए। बीजेपी और आरएसएस की ओर से सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस मुलाकात को चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के तुरंत बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। 28 सितंबर से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यही कयास लग रहे हैं कि क्या संघ प्रमुख से शिवराज की मुलाकात उन्हें बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाने को लेकर हुई है। लेकिन जब उनसे यह सवाल किया गया तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी किसी भी मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। सर, एक जानकारी और हमें मिली है कि आपकी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई है। अब कयास चल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई ऐसी मुलाकात नहीं। सर, एक जानकारी और हमें मिली है कि आपकी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई है। अब कयास चल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई ऐसी मुलाकात नहीं। वैसे बीजेपी पिछले साल भर से अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। अब शिवराज सिंह चौहान भले ही मोहन भागवत से इस बारे में हुई मुलाकात से इनकार कर रहे हों, लेकिन सूत्रों के अनुसार अंदर खाने कुछ तो पक रहा है।
इसीलिए शिवराज सिंह का नाम बीजेपी अध्यक्ष वाली चर्चाओं में प्रमुखता से चल रहा है। सितंबर में अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। हम अपनी अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। संत कौन है? क्या जिसे संस्कृत आएगी वही संत माना जाएगा, वही भक्ति भाव करेगा, और जिसे संस्कृत नहीं आएगी उसे संत नहीं माना जाएगा? देश में इस वक्त इन सवालों ने नई बहस छेड़ दी है। विवाद खड़ा हो गया। बड़े बड़े साधु संत इस विमर्श में कूद पड़े हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर प्रश्न हो रहे हैं। उनके बयान पर भारी विवाद हो गया है। रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रामभद्राचार्य के मुताबिक पहले जगत गुरु उसे कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक यह परंपरा चली, फिर यह लुप्त हो गई। गुरु के बाद चेले जगत गुरु बन गए। आज मेरे अतिरिक्त कोई शंकराचार्य भाष्य नहीं है। मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा। जो भाष्य ना हो वो सभी नकली हैं। सारे आचार्य नकली हैं। उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है। गाली देने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। प्रेमानंद महाराज पर उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। चमत्कार अगर है तो प्रेमानंद एक शब्द संस्कृत में बोल दें। प्रेमानंद अवस्था में मेरे बालक के समान है। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूं। मैं उन्हें ना तो विद्वान कह रहा हूं और ना ही चमत्कारी। वो राधा वल्लभी हैं। राधा सुधा निधि के एक श्लोक का अर्थ बताते हैं। वो डायलिसिस पर जी रहे हैं। रामभद्राचार्य के इस बयान पर संत समाज में नाराजगी है। रामभद्राचार्य ने भी इस पर सफाई दी है, लेकिन सुनते हैं कि उनके बारे में साधु संत क्या कह रहे हैं। समाज में क्या है कि बहुत तेजी से जो लेफ्ट टाइप के लोग हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, वो इस चीज को इस प्रकार से फैला रहे हैं जिसका जवाब नहीं। इसके नाते दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम है। इस प्रकार से बात बाहर नहीं आनी चाहिए। पूर्ण ज्ञान तो पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं है। अगर हम चाइना जाए वो कहते भागवत चाइना में सुना दो, रसिया जाए वो कहते आप रसिया में श्लोक सुना दो, फ्रेंच जाए वो कहे फ्रेंच में सुना दो। तो पूर्ण ज्ञान जो है वो सृष्टि में किसी को नहीं है। और रही बात चमत्कार होने की, तो पूरी सृष्टि देख रही है उनके चमत्कार। सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। प्रेमानंद जी आज जो कर रहे हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन को किस तरह से सरलतापूर्वक जीना चाहिए। उनको इसी बात को महत्व देना चाहिए। सदैव ऐसे विवादित विषय बोलते रहते हैं, उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बयान पर विवाद हुआ तो अब से कुछ देर पहले रामभद्राचार्य सामने आए। उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके पीछे विधर्मी ताकतें हैं जो संतों में भेद डाल रही हैं। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, उनको हृदय से लगाऊंगा। भारतीय संत परंपरा का इतिहास बहुत प्राचीन है। संत शब्द सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम में आया। संत का अर्थ शंकराचार्य ने भी समझाया है। वो कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलने वाला ही संत है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि संतों के हृदय में भगवान बसते हैं, जबकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संत वो हैं जो सब जीवों से द्वेष रहित, मित्रवत और करुणामय हो। तो परिभाषा क्या है, निष्कर्ष क्या है? जो सत्य का पालन करे वो संत है। जो सत्य में आस्था रखे वो संत है। जो सत्य मार्ग पर चले वो संत है। आंखों देखी से जीवन मार्ग ढूंढने वाला संत है। जो परमात्मा को धारण करे वो संत है। मन, वचन और काया से
परोपकार करे वो संत है, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर हो वो संत है। साधु, सन्यासी या महात्मा को भी संत कहते हैं। रामभद्राचार्य का दावा है कि चमत्कार अगर है तो प्रेमानंद एक शब्द संस्कृत में बोलते हैं। उनकी नजर में प्रेमानंद ना तो विद्वान है और ना ही चमत्कारी। सवाल है कि क्या जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो संत नहीं हो सकते? इतिहास में ऐसे संतों की लंबी फेहरिस्त है जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी लेकिन उन्हें संत का सम्मान मिला। आज जब रामभद्राचार्य ने यह सवाल उठाया है तो उन्हें वो नाम बताते थे। रामानंद, कबीरदास, संत रैदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक देव, दादू दयाल, नरहरिदास, बोधा, पीपा, धन्ना और सेन ये संस्कृत भाषी नहीं थे, लेकिन क्या संत नहीं थे? संस्कृत भाषी संतों की बात करें तो आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और तुलसीदास जैसे विद्वान इस लिस्ट में आते हैं। रामभद्राचार्य ने संतों और चमत्कार का कनेक्शन जोड़कर भी विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर चमत्कार क्या है? असंभव को संभव बनाने वाला, बिना शिक्षा के अद्भुत ज्ञान रखने वाला, वाणी और आचरण से लाखों लोगों का जीवन बदलने वाला। गीता में कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करे। संत कबीर कहते हैं कि सच्चाई कहना ही बड़ा चमत्कार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि असली चमत्कार है मनुष्य को उसकी शक्ति का बोध कराना। यानी ग्रंथों के साथ संतों और विद्वानों ने इसे स्पष्ट परिभाषित किया है, इसका अर्थ समझाया है। हमने अपने शो एंड 5 एडिटर में इसे लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती से भी साधु संतों की परिभाषा पर सवाल किया। उन्होंने क्या जवाब दिया था, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। तो मैं महाराज के बारे में यही कहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि महाराज के पास जाकर लड़के लड़कियाँ बहुत जाते हैं। मेरा खुद का मेरे एक भाई का पोता वो DU में पढ़ता है, वो लड़का उनका बड़ा भक्त है। वो जाते हैं और उनकी बुरी आदतें छूटती हैं, ड्रग छूटते हैं, सिगरेट छूटती है, शराब की लत छूटती से माँ बाप परेशान होते हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखिए। साधु जो बोलता है वो सत्य बोलता है। साधु की बात आपको स्वीकार है तो स्वीकार कीजिए, नहीं है तो साधु राजनेता नहीं है। साधु सिर्फ समाज सुधारक है। वो जो भी बोल रहे हैं बाबा प्रेमानंद जी या जो भी आचार्य महापुरुष बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने मत की बात बोल रहे हैं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू देव जंतुर बांधो आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा है। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, 2 मिनट ताकत से बदल दो। तो बावरे अस्पताल। और अब तेजी से देखते हैं 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट से निकोल तक रोड शो किया। निकोल की सभा में पीएम ने 5,477 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। पीएम ने आज ट्रंप के टैरिफ पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज आर्थिक स्वार्थ की राजनीति हो रही है, सब अपने फायदे में लगे हैं। सरकार लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी। दबाव कितना ही क्यों ना हो, हम झेलने की ताकत बढ़ाते जाएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन पर कहा कि इस बिल में असुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है। गिरफ्तार होने के बाद अब जमानत मिलने तक जेल से सरकार नहीं चलेगी। अगर कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो फिर से शपथ ले सकते हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का 18 रिटायर्ड जजों ने विरोध जताया है। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद की मदद का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने सलवा जुडुम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडुम पर फैसला नहीं आता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। अमित शाह के इस बयान को पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मिग 21 की विदाई से पहले आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ
मार्शल एपी सिंह ने आखिरी बार मिग को उड़ाया है। उन्होंने राजस्थान के नाल एयरफील्ड से सोलो उड़ान भरी। मिग 21 को फॉर्मेशन में भी उड़ाया। 1 महीने बाद मिग 21 लड़ाकू विमान पूरी तरह से सेवा मुक्त हो जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी देने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। सीआईसी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी थी। 1978 में ही पीएम मोदी ने डीयू से ग्रेजुएशन किया था। हाईकोर्ट ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर सीआईसी का आदेश पलट दिया है। पटना के शिवपुरी में 2 बच्चों की हत्या के बाद पुलिस से नाराज लोगों ने आज जमकर हंगामा किया है। घटना के 10 दिन बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क जाम कर रहे लोगों ने एक मंत्री की गाड़ी पर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को दिव्यांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कॉमेडी अच्छी बात है, लेकिन किसी खास वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी पर बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है। अब उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी गई है। 20 अगस्त को रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा मिली थी। ग्रेटर नोएडा के मर्डर केस में निक्की की मां ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी विपिन दहेज में मर्सिडीज कार मांग रहा था। सूत्रों के मुताबिक निक्की की बहन कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील अपलोड करती थीं, जिस पर विपिन और उसके भाई को ऐतराज था। साथ ही ब्यूटी पार्लर चलाने पर भी विवाद होता था। अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लुक्सर जेल भेज दिया है। इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा, ये खबर आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब रील बनाने वाले क्रिएटर्स की फिक्र बढ़ाने वाला विशेष वीडियो देखिए। ये वीडियो भारत के करोड़ों रील प्रेमियों के लिए है। इनमें वो लोग भी हैं जो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में कैपिटल लेटर्स में कंटेंट क्रिएटर लिखते हैं, और इसमें वो रील प्रेमी भी हैं जो फिट रहने के लिए भले ही मॉर्निंग वॉक करें ना करें, लेकिन रील्स के चक्कर में अपने अंगूठे से मोबाइल पर कई किलोमीटर वॉक जरूर कराते हैं। ऐसे में हम आपको रील्स के इस नशे से सावधान करें, क्योंकि रील वाले इश्क में बड़े रिस्क हैं। आपने रघुकुल की रीति सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जान भले ही चली जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के रील प्रेम ने सब कुछ बदल दिया है। इनका मंत्र यह है कि जान जाए पर व्यूज ना जाएं। मतलब जान जाए तो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर व्यूज कम नहीं होने चाहिए। यही सोच 22 साल के एक यूट्यूबर की जिंदगी पर भारी पड़ गई। ओडिशा में रील बनाने के चक्कर में एक परेशान करने वाला हादसा हुआ है, जहां सागर नाम का एक यूट्यूबर अपने चैनल के लिए रील बनाने डैम में उतर गया। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह की लाइक, कमेंट और शेयर वाली ये भूख उसकी जान तक ले सकती है। सागर जिस वक्त डैम में एक चट्टान पर चढ़कर वीडियो बना रहा था, ठीक तभी मचाकुंडा डैम से पानी छोड़ा गया, और ये पानी इतना तेजी से झरने में आया कि सागर को सोचने समझने का वक्त तक नहीं मिला। दोस्त चिल्लाते रहे, रस्सी से बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तभी तेज बहाव में सागर का बैलेंस बिगड़ा और वो बह गया। अब सागर जिंदा भी है नहीं, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन ये वीडियो सबके लिए एक सबक है। फ्यू मिनट्स ऑफ फेम, सोचिए जरा, ये रील का ऐसा नशा है जिसने देश के करोड़ों लोगों की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है, और वो सही गलत का फर्क भूल चुके हैं। इसका एक और वीडियो प्रमाण जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और यहाँ भी व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने वाला ट्रेंड लोगों से क्या क्या करवा रहा है वो आपके सामने है। इस वीडियो में एक लड़का सड़क से गुजरते ट्रक पर फिल्मी अंदाज में कूदने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़ता है, लेकिन फिर उसके साथ जो होता है वो शायद ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।
मौजूदा वक्त में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रील्स और सोशल मीडिया को अपनी आमदनी का बड़ा जरिया बना लिया और उन्हें देखकर करोड़ों लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया और रील्स पैसे कमाने का शॉर्टकट है और इससे वो बड़ी आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि भारत में रील्स बनाने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन इससे कमाई करने वाले 2 लाख से भी कम है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि किस चीज़ की रील बनाई जाए उसके लिए शॉर्टकट अपनाया जा रहा है, फ्यू मिनट्स ऑफ फेम। बात कर रहे हैं बाढ़ बारिश वाले खतरे की। इस मॉनसून में बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि शहरों में जमीन और नदियों का फर्क मिट चुका है और ये कष्ट इस वक्त राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से मकान, दुकान और सड़कें जल समाधि लेती दिख रही हैं। क्या रेलवे ट्रैक और क्या रोड, हर तरफ पानी। राजस्थान के अलावा गुजरात, जम्मू कश्मीर तक यही संकट है। इस पर भी हम आपको एक वीडियो रील दिखाते हैं। बूंदी में अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बूंदी उपखंड में कल से ही हम सुबह से 4-5 जगह रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुके हैं। दो दिनों से जिस तरीके से भारी वर्षा हुई है उसकी वजह से गणेश धाम से जो जोगी महल का मार्ग है उसमें बीच में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। गड्ढे नालियों में अत्यधिक पानी भरा पड़ा है। मतलब स्थिति इतनी खराब है दोसा की कहीं मोटरसाइकिल भी आदमी ले जा नहीं सकता। स्थिति यह है कि सड़कों पर खड्डा हो चुके हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और अगली खबर युवाओं के एक ऐसे विरोध प्रदर्शन की जुड़ी है जिसमें वो अपने लिए स्वच्छ और साफ सुथरी परीक्षा की गारंटी चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद मामले में राजनीतिक दलों ने एंट्री ले ली है। दरअसल कल दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ हजारों अभ्यर्थी और प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि पुलिस ने प्रदर्शन खत्म कराने के लिए लाठीचार्ज किया, जिस पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिला क्या लाठियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर के युवा हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाले और पेपर लीक से परेशान है। सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, ना कि उन पर लाठियां चलानी चाहिए। हालांकि पुलिस लाठीचार्ज के आरोपों को गलत बता रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि धरना देने के लिए जो अनुमति समय दिया गया था उसके पूरा होने के बाद भी लगभग 100 लोग वहीं रुके रहे, जिनमें से 44 को हिरासत में लिया गया है। लाठीचार्ज की बात पूरी तरह गलत है। अब एक खबर और इसकी तस्वीरें बड़े ध्यान से देखिएगा। जो भी कुछ कर रहे हैं रुक जाइए, पहले स्क्रीन को देखिए आप। हम आगे बढ़ते हैं। जांच एजेंसियों से बचने के लिए आमतौर पर आरोपी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ज्यादातर कोर्ट जाते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक ने जो किया है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के आवास पर छापा मारा, लेकिन विधायक को पहले इसकी जानकारी मिल गई, इसीलिए वो छापेमारी से पहले दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान साहा ने अपना मोबाइल फोन भी नाले में फेंक दिया, लेकिन ना तो वो और ना ही उनका फोन, दोनों में से कुछ भी ईडी से बच पाया। विधायक की गिरफ्तारी के समय की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ध्यान से देखिए आप यहां पर, जिसकी एक तस्वीर में कीचड़ में सने नजर आ रहे हैं। साहा मुर्शिदाबाद के
बुरवान से विधायक हैं। ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी विधायक साहा, उनके रिश्तेदार और उनके सहयोगी आरोपी हैं। साहा को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी जाएगी। दरअसल साहा को सीबीआई ने भी 2023 में इसी घोटाले से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। यह मामला सीबीआई की उस एफआईआर से उठा जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने 9वीं से 12वीं के सहायक शिक्षकों और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। इन लोगों के पास लाखों रुपए कैश मिले थे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट। सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल को डिप्टी एनएसए यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया डिप्टी एनएसए नियुक्त करते हुए आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। इस भूमिका के लिए उनके पास व्यापक अनुभव है। उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व करने से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 30 वर्षों तक काम किया है। अनीश दयाल सिंह डिप्टी एनएसए के तौर पर जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद समेत देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे। अनीश दयाल सिंह के अलावा रॉ के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त एनएसए हैं, जबकि टीवी रविचंद्रन और पूर्व आईएफएस अधिकारी पवन कपूर भी डिप्टी एनएसए हैं। सीआरपीएफ प्रमुख के रूप में अनीश दयाल सिंह ने न सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए पहले विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ की भूमिका की भी देखरेख की है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो सिस्टम को शर्मिंदा नहीं करेंगी, क्योंकि सफाई और स्वच्छता को लेकर भारत के शहरों और इसको चलाने वाली व्यवस्था ने शर्मिंदा होना छोड़ दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके देश में कोई विदेशी नागरिक घूमने जाए और वो इतनी गंदगी देख ले कि वो उस शहर को खुद साफ करने में जुट जाए? अगर ऐसा होता है तो वो भारत की सरकार, व्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, और ऐसा हुआ है। ये मामला राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम का है, जो ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। यह भारत के सबसे कमाऊ शहर में से एक है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरों में से एक है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहां मौजूद हैं। हर दिन हजारों विदेशी नागरिक गुरुग्राम आते हैं। इसे आप भारत के सर्विस सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गेटवे भी कह सकते हैं। लेकिन यहां विदेश से आए लोगों की को दिखती है सिर्फ गंदगी। इतनी गंदगी कि कल कुछ विदेशी नागरिकों के एक समूह ने इस शहर की सफाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल फ्रांस और सर्बिया से कुछ विदेशी नागरिक गुरुग्राम आए थे, लेकिन जहां तहां गंदगी देखकर वो परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम की सफाई में अभियान चलाने का फैसला किया। उनके साथ भारत के भी कुछ युवा इसमें शामिल हुए। इन लोगों ने गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास सफाई की और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो अपने पास के कम से कम 2 मीटर क्षेत्र को साफ रखें। शायद हमारे देश के लोगों को इस तरह से सड़क साफ करना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ लग सकता है, वो इसे छोटा काम समझ सकते हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उन्होंने इस स्टेशन के आसपास का पूरा इलाका साफ कर दिया। साथ ही साथ हम भारतीयों को नसीहत भी दे दी। सर्बिया से भारत आई लाजर नाम की महिला ने कहा है कि भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके घर के बाहर क्या हो रहा है। भारतीय लोग दुनिया के सबसे साफ सुथरे लोगों में से एक हैं। बस समस्या यह है कि घर के बाहर की गंदगी पर ध्यान नहीं देते हैं। गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों की सफाई पर आधारित एक छोटी सी रील आपको जरूर देखनी चाहिए, फिर आपको बताते हैं कि गंदगी किसी शहर में हो वो गलत है, लेकिन गुरुग्राम के लिए खास तौर पर चिंताजनक क्यों? You can see this land is beautiful. India is amazing, but the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves, they take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. Yeah, of course, like मेरा इंडिया बहुत सुंदर है, लेकिन ये मलबा
अच्छा नहीं है। सो मेरा मरबा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो भारत के कई शहर गंदगी के ढेर पर बैठे हैं, उन सबको वैसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इंदौर से, उसकी सफाई को लेकर। खैर, लेकिन गुरुग्राम को लेकर इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये दिल्ली की सीमा से सटा है। ये प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर का शहर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है। यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। यह हरियाणा की जीडीपी में अकेले 60% तक का योगदान करता है, लेकिन बदले में इस शहर को कुछ नहीं मिलता है। बरसात के समय यह शहर वेनिस बन जाता है, जहां गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगती हैं, नालियां झील बन जाती हैं। अभी पिछले महीने ही 2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए थे। सवाल यह है कि यहां का नगर निगम करता क्या है। गुरुग्राम नगर निगम का बजट 1571 करोड़, जो बजट के मामले में देश के टॉप 10 नगर निगम में शामिल है। लेकिन ना तो यहाँ की सड़कें गड्ढों से फ्री हैं, ना नालियां बनी हुई हैं, ना फुटपाथ सही है। और कूड़े के बारे में स्थिति यह है कि फ्रांसीसी मूल की महिला मैथिडे ने गुरुग्राम को सीवरों का घर जैसा कहा है। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गुरुग्राम एक शानदार आधुनिक शांत शहर हो सकता था, वो बड़े कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। गुरुग्राम में इतनी गंदगी है कि जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने सोशल मीडिया पर कूड़े के ढेर की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। शर्म की बात है, ना तो इस धरती का सम्मान है, ना टैक्स देने वाले नागरिकों का, और ना ही पशुओं का। गुरुग्राम की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ की गंदगी से परेशान बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल से कहा था कि गुरुग्राम देश के लिए शर्म बन चुका है। आप गुरुग्राम को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते हैं, ताकि इसे सरकार नाम की कोई चीज मिल जाए।